नमस्कार विद्यार्थियों। हमारे शरीर को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए या हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारे शरीर के अंदर मौजूद जो विभिन्न अंग होते हैं, जो विभिन्न तंत्र होते हैं, वह निरंतर कार्य करते रहते हैं। हर तंत्र का एक अलग कार्य होता है। जैसे कि हम बात करते हैं पाचन तंत्र की, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन को पचाने का कार्य, उस भोजन में से उपयोगी तत्व को लेने का कार्य किसका होता है? पाचन तंत्र का होता है। पाचन तंत्र जो होता है जटिल यौगिकों को सरल यौगिक में कन्वर्ट करता है। परंतु हमारे शरीर में जो पाचन तंत्र का कार्य होता है उसके बाद कुछ अवशेष ऐसे रह जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं होते हैं। वह जो पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं होते हैं उन्हें शरीर से बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक होता है। उन्हें शरीर से बाहर निकालना इसलिए आवश्यक होता है ताकि हमारे शरीर में जहरीला ना हो जाए या हमारे शरीर के अंदर किसी तरह का वह नुकसान ना पहुंचाए। तो ऐसा तंत्र जो हमारे शरीर से अनुपयोगी सामानों को शरीर से बाहर निकालता है उसे हम बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, ऐसा तंत्र जो हमारे शरीर में से अनुपयोगी वस्तुओं को शरीर के बाहर निकालने का कार्य करता है उसे हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र होता है, उसके अंदर वृक्क होता है यानी किडनियां होती हैं। सभी को पता है हमारे शरीर के अंदर 2 किडनियां पाई जाती हैं। इसके अलावा किडनियों से निकलती हुई मूत्र, प्रत्येक किडनी से एक एक मूत्रवाहिनी निकलती है। मूत्रवाहिनी 2 होती है क्योंकि किडनियां भी 2 होती हैं, इसलिए मूत्रवाहिनी भी 2 होंगी। हर किडनी से एक एक मूत्रवाहिनी निकलेगी। उसके बाद उसमें मूत्राशय, दोनों जो मूत्रवाहिनियां हैं यह आपस में मिल जाती हैं और मिलके एक जगह इकट्ठी होती हैं। इसे मूत्राशय में जाके इकट्ठी होती हैं। एक मूत्राशय हमारे शरीर के अंदर मौजूद होता है और मूत्र निकलने का जो मार्ग होता है वो भी हमारे शरीर के अंदर एक होता है। यानी कि हमारे उत्सर्जन तंत्र की जब हम बात करें तो 2 किस किस से मिलकर बना होता है? किडनी 2, मूत्रवाहिनी 2, मूत्राशय 1 और मूत्र मार्ग जो होता है यह 1 होता है। अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी 2 होती है, दाईं किडनी और बाईं किडनी होती है। दायां जो किडनी होती है वह थोड़ी सी आगे की तरफ होती है और जो बाईं किडनी होती है वह शरीर में जो दाईं किडनी से थोड़े से पीछे की तरफ होती है। जो पसलियों के की तरफ हमारी जो नीचे लास्ट पसली होती है हमारे शरीर की, वहाँ उसके नीचे मौजूद होती है दोनों किडनियाँ। परंतु जो दाईं किडनी होती है वो बाईं किडनी से थोड़ी सी आगे की तरफ स्थित होती है। यह गहरे लाल रंग की होती है। जब हम ऊपर से देखेंगे तो ये झिल्लियों से पूरी तरीके से ढकी हुई होती है। जब हम झिल्लियों को हटा देते हैं तो इसका रंग भूरे रंग का हो जाता है। यह जैसे हमारे सेम का बीज होता है उस आकार की यह किडनियाँ होती हैं जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, आप समझ सकते हैं इतनी सी किडनी होगी हमारे शरीर के अंदर। 10 सेंटीमीटर लंबी, 6 सेंटीमीटर चौड़ी, 4 सेंटीमीटर मोटी होती है और प्रत्येक किडनी, 2 किडनी है, प्रत्येक किडनी का वजन 140 ग्राम के आसपास होता है। यानी हमारे शरीर के अंदर इतनी छोटी साइज की जो किडनी पाई जाती है वह भी हमारे शरीर को सुचारू रूप से एवं चलाने के लिए कितनी उपयोगी होती है आप समझ सकते हैं। जब हम किडनी की बात करते हैं तो किडनी को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेडुला। जो कॉर्टेक्स होता है यह जो किडनी होती है इसका बाहर का भाग होता है, बाहर का जो हिस्सा होता है हम इसे कॉर्टेक्स कहते हैं और जो कॉर्टेक्स के जो अंदर का हिस्सा होता है इसे मेडुला कहा जाता है। किडनी के को मुख्यतः 2 भागों में विभक्त किया जाता है। सबसे पहले होता है कॉर्टेक्स जो कि किडनी के बाहर का आवरण होता है और जो कि उस कॉर्टेक्स के जो अंदर का आवरण होता है उसे क्या कहते हैं? मेडुला का नाम दिया गया है। मेडुला में शंकु समान खूब सारी संरचनाएं होती हैं और प्रत्येक वृक्क में, जैसे आपको बताया शंकु समान संरचना होती है, यह जो शंकु समान संरचनाएं होती हैं यह संरचना 10 से 12 तक मौजूद होती हैं प्रत्येक किडनी में। ठीक है, और प्रत्येक किडनी में जो वृक्क नलिकाएं बहुत सारी पाई जाती हैं, जिन वृक्क नलिकाओं की जो संख्या होती है वह 1 से 2 लाख तक होती है।
आप समझ सकते हैं, हमने आपको साइज बताई थी। उसके अंदर 1 से 2 लाख के मध्य में क्या पाई जाती है, वृक्क नलिकाएं पाई जाती हैं। यह वृक्क नलिकाएं जो होती हैं यह किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। जितनी भी जो क्रियाएं होती है किडनी के अंदर वो किसके द्वारा होती है, वृक्क नलिकाओं के द्वारा होती है, जो कि संख्या में 1 से 2 लाख तक होती है। वृक्क नलिकाएं जो कि किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, इसका नाम दिया गया है नेफ्रॉन्स। यह नेफ्रॉन्स होते हैं जो शरीर के जो ये डिसाइड कर पाते हैं कि शरीर के अंदर क्या रखना है और शरीर से क्या उत्सर्जन करने का जो होता है कार्य, वह नेफ्रॉन्स के द्वारा होता है, जो कि किसमें पाए जाते हैं, किडनी में पाए जाते हैं। नेफ्रॉन जो है वह किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। नेफ्रॉन्स में क्या क्या संरचना होती है, अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। नेफ्रॉन जो होता है वह उत्सर्जन तंत्र का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, और यह जो नेफ्रॉन है यह किसमें पाया जाता है, वृक्क में पाया जाता है। नेफ्रॉन जो होता है इसके अंदर विभिन्न संरचनाएं मिलती हैं। जो संरचनाएं देखने को मिलती हैं वह है बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल जो होता है वह एक प्याले नुमा संरचना दिखाई, जैसे आपको देख रहे हैं आप इस डायग्राम में, इसमें एक यह प्याले नुमा संरचना होती है। नेफ्रॉन के अंदर जो प्याले नुमा संरचना होती है उसे बोमेन कैप्सूल कहते हैं। जो इसकी गुहिका होती है, जो इसका अंदर का जो पार्ट होता है, इसके अंदर बहुत सारी रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक गुच्छा सा बन जाता है। कोशिकाएं जो होती हैं बिल्कुल महीन बाल समान संरचनाएं होती है, बाल से भी महीन संरचनाएं होती हैं, जो कि कुंडलित होती हैं, जो किसमें पाई जाती हैं, बोमेन कैप्सूल में पाई जाती हैं। और इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, रक्त को छानने का कार्य होता है। यानी कि नेफ्रॉन जो होता है, नेफ्रॉन में सबसे जो फर्स्ट पॉइंट जिसके बारे में हम देख रहे हैं ये पॉइंट है बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल एक प्यालेनुमा संरचना होती है, और इसका जो गुहिका होती है, इसका जो डीप पार्ट होता है अंदर का, उसके अंदर बहुत सारी रक्त केशिकाओं का जाल सा होता है, गुच्छा सा होता है, और इस गुच्छे के अंदर से इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, रक्त को छानने का कार्य करता है। उसके बाद इसमें पाया जाता है समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडली नलिका उसे कहते हैं जो कि बोमेन कैप्सूल के पास में पाई जाती है, समीप पाई जाती है। चूंकि यह बोमेन कैप्सूल के समीप पाई जाती है इसलिए इसे समीपस्थ कुंडलित कोशिका कहा जाता है। समीपस्थ कुंडली कोशिकाएं जो होती हैं वो काफ़ी सक्रिय होती हैं। ये इसमें अंदर जो रक्त के अंदर कार्बनिक हाइड्रेस होती है वह इसका स्त्रवण होता है। स्त्रवण होने के कारण रक्त में जो अम्ल क्षार का एसिड बेस का जो संतुलन बनता है, एसिड बेस का जो संतुलन बनता है वो किसके कारण बनता है, समीपस्थ कुंडलित नलिका जो कि बोमेन कैप्सूल में पाई जाती है वहां से बनता है। फिर आता है हेनले का लूप। ठीक है, यह जो लूप आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इस लूप को क्या कहते हैं, हेनले का लूप। यह ऐसे जैसे कि आपको दिख ही रहा है इंग्लिश अक्षर के यू आकार का होता है। इसको भी प्रमुखतः दो भागों में बांटा गया है। एक होता है अवरोही भुजा और एक होता है इसकी आरोही भुजा। जो नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है आपको समीपस्थ कुंडली नलिका के जो पास में होती है उसको बोलते हैं अवरोही भुजा, और जो दूसरी तरफ होती है जो दूरस्थ कुंडली नलिका के पास में होती है उसे बोलते हैं आरोही भुजा। यानी कि इसके अंदर दो चीजें पाई जाती है, अवरोही भुजा और आरोही भुजा। इनको मिला के हेनले का लूप बनता है। यह इसका प्रमुख कार्य होता है। कई बार यहाँ पे रक्त छन जाता है, छनने के बाद कुछ चीजें उसमें गलत निकल जाती हैं जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी होती हैं, वह भी छन जाती हैं। उन छनी हुई चीजों का पुनः से अवशोषण करने का कार्य हेनले का लूप का होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसके अंदर दूरस्थ कुंडलित नलिका। दूरस्थ कुंडलित नलिका जैसे कि नाम से ही इंडिकेटेड, जो नलिका बोमेन कैप्सूल से दूर होती है उसे हम दूरस्थ कुंडलित नलिका बोलते हैं। दूरस्थ कुंडलित नलिका जो होती है यह इसके अंदर एंडोस्ट्रोन नामक का एंजाइम एंडोस्ट्रोन प्रवाहित होता है। एंडोस्ट्रोन जो होता है वह सोडियम आयन के अवशोषण में मददगार होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, कार्बनिक हाइड्रेस होता था जो कि किसके लिए था, अम्ल क्षार का संतुलन हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, सोडियम आयन का संतुलन हो जाता है।
अब इसके अंदर जितनी भी सारी नलिकाएं निकलती हैं, बोमनी की नलिकाएं बोलते हैं, ये आपस में मिलके अलग अलग बोमेन कैप्सूल से निकली हुई नलिकाओं को हमने क्या नाम दिया? बोमेन की नलिकाएं दिया। ये बोमनी की नलिकाएं आगे चल के मिल जाती हैं, आपस में मिलके ये एक सीधी नलिका का निर्माण करती हैं, और यह निर्माण करती है किसमें? जो किडनी के अंदर मेडुला पार्ट होता है। किडनी के मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, एक है कॉर्टेक्स और दूसरा है मेडुला। तो हम बात कर रहे हैं मेडुला के, है ना। नलिकाएं जो होती हैं, नेफ्रॉन्स किस में पाई जाती है? मेडुला में पाई जाती हैं। तो ये जो सीधी नलिकाएं का निर्माण हो रहा है वो किस में होगा? मेडुला में निर्माण होगा। तो मेडुला का जो भीतरी भाग है में कौन सी नलिकाएं हो जाती है? सीधी नलिकाएं। बोमिनी से निकली नलिका को क्या बोलते हैं? बोमनी की नलिका, क्योंकि बोमेन कैप्सूल से निकलती है, वो आपस में खूब सारी इकट्ठी हो जाती हैं, इकट्ठी होकर वो सीधी नलिका का रूप ले लेती हैं, जो मेडुला के भीतरी भाग के मूत्र वाहिनियों का निर्माण करती है। याद रखिए, हमारे शरीर के अंदर 2 तरह की 2 मूत्र वाहिनियां होती हैं जो प्रत्येक वृक्क से निकलती हैं। अब ये मूत्र वाहिनियां किसके द्वारा बनती है? ये मूत्र वाहिनियां बोनी की नलिकाएं आपस में जब मिल जाती हैं तो एक सीधी नलिका का निर्माण करती हैं। यह सीधी नलिका मूत्रवाहिनी का निर्माण करती है, जो वृक्क के जो हाइलिन भाग होता है, हाइलिन भाग थोड़ा सा अंदर से वृक्क का दबा हुआ जो हिस्सा होता है उसे हम हाइलिन भाग कहते हैं, उसके द्वारा यह मूत्रवाहिनी वृक्क से बाहर की तरफ निकलती जाती है। एक बार हम वापस देख लेते हैं नेफ्रॉन्स के बारे में। नेफ्रॉन जो होता है इसके काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इसके अंदर बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल जो होता है वह एक कप समान संरचना होती है, और इसकी जो गुहिका होती है, जो कप का अंदर का हिस्सा होता है, इसके अंदर काफ़ी सारी रक्त केशिकाएं बनी हुई होती हैं। इस रक्त केशिकाओं का प्रमुख कार्य क्या होता है? रक्त के छानने का कार्य होता है। बोमेन कैप्सूल से जब पास में जो नलिका निकलती है, इसे हम समीपस्थ कुंडलित नलिका बोलते हैं। इसे हम समीपस्थ कुंडलित नलिका इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बोमेन कैप्सूल के पास में से निकलती है, और इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? अम्ल क्षार का संतुलन बनाने का कार्य होता है। फिर इसमें से जो समीपस्थ कुंडलित नलिका है, इससे हमें एक हेनले का लूप का निर्माण करती हुई संरचना दिखाई देती है। हेनले का लूप जो होता है वह इंग्लिश अल्फाबेट के यू आकार का होता है, और जो ये यू आकार का होता है इसके अंदर जैसे 2 भुजाएं पाई जाती हैं। एक होती है अवरोही भुजा जो कि समीपस्थ कुंडलित नलिका के पास होती है, और दूसरी होती है आरोही भुजा जो कि दूरस्थ कुंडलित नलिका के पास में होती है। और हेनले का प्रमुख कार्य क्या होता है? रक्त में जो कई बार कुछ चीज़ें रह जाती हैं जो कि हमें उत्सर्जन तंत्र के द्वारा, या आप कह सकते हैं बोमेन कैप्सूल के द्वारा छन के निकल जाती हैं, जो हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होती हैं, उन वस्तुओं को, उन चीज़ों को पुनः अवशोषण करने का कार्य किसका होता है? हेनले के लूप का होता है। हेनले का लूप आगे जाके किस में मिलता है? दूरस्थ कुंडलित नलिका में मिलता है। यह दूरस्थ कुंडलित नलिका का प्रमुख कार्य क्या होता है? सोडियम का आयन का अवशोषण करना। शरीर के अंदर जो सोडियम आयन का अवशोषण करने का कार्य किसका होता है? दूरस्थ कुंडलित नलिका का होता है। अब खूब सारे नेफ्रॉन्स हमारे शरीर के अंदर, 10 से 12 लाख नेफ्रॉन्स हो रहे हैं एक वृक्क के अंदर। यह दूरस्थ कुंडलित नलिका भी उतनी ही होंगी। अब दूरस्थ कुंडलित नलिका आपस में मिलके बोमने की नलिका का निर्माण करती हैं। बोमने की नलिका क्योंकि ये जो दूरस्थ कुंडलित नलिका होती है कुंडलित होती है ना, तो ये बोमने की नलिका भी क्या होगी? कुंडलित होगी। तो ये आगे जाके एक सीधी नलिका का रूप ले लेती हैं। ये जो सीधी नलिका होती है, यह वृक्क के जो मेडुला पार्ट होता है, यानी कि अंदर का जो हिस्सा होता है, उसमें ही सीधी हो जाती हैं, और सीधी होने के बाद में यह मूत्र वाहिनी का निर्माण करती हैं। मूत्र वाहिनी जो है वह वृक्क के अंदर के हिस्से से, यानी कि ये जो हाइलिन जो पार्ट होता है वृक्क का, उसमें से बाहर की तरफ निकलती हैं, और हर वृक्क से एक मूत्रवाहिनी बाहर की तरफ निकल जाती है। यानी कि उसमें जो ऐसा पदार्थ जो कि हमारे शरीर के लिए अनुपयोगी होता है, जिसका उत्सर्जन करना होता है, वह उसमें चला जाता है। उसके बाद में मूत्रवाहिनियां मूत्राशय में मिल जाती हैं। मूत्राशय एक थैली समान संरचना होती है, जिसके अंदर की वेस्ट प्रोडक्ट, लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वह इकट्ठा हो जाता है और फिर शरीर से बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है।
बच्चों हम आपको बार बार ये बोल रहे हैं कि बोमेन कैप्सूल के अंदर रक्त केशिकाओं का गुच्छा होता है जो कि रक्त से छानने का कार्य करता है, यानी कि अवशोषण का भी कार्य करता है और हमारे शरीर के अंदर उत्सर्जन का भी कार्य करता है। परंतु ये जो रक्त कोशिकाओं का जो जाल होता है ये किस तरीके से कार्य करता है, यह इसको बोलते हैं, जो कार्यकलाप होता है इसको बोलते हैं वृक्क परिसंचरण। अब वृक्क परिसंचरण कैसे कार्य करता है? शरीर के अंदर क्या होती है, धमनियां निकलती हैं, ठीक है। धमनियां जो होती हैं वह क्या होती हैं, शुद्ध रक्त लेके आती हैं और जो शिराएं होती हैं वह अशुद्ध रक्त लेके आती हैं। सबसे पहले जो पृष्ठ महाधमनी है उसमें से जो पृष्ठ महाधमनी से जो ब्लड आएगा वो किस में जाएगा, वृक्क धमनी में जाएगा। पृष्ठ महाधमनी से रक्त कहाँ पे प्रवाहित हो रहा है, वृक्क धमनी में हो रहा है। धमनिकाएं जो होती हैं आगे जाके छोटी छोटी नलिकाओं में बदल जाती हैं और छोटे पतली नलिकाओं में डिवाइड हो जाती हैं, जिन्हें धमनिकाएं कहा जाता है, यानी कि क्योंकि वो वृक्क में होती है इसलिए उनको वृक्क धमनिकाएं कहा जाता है। वृक्क धमनिकाएं जो होती है वह वृक्क के कॉर्टेक्स भाग, वृक्क का कॉर्टेक्स भाग कौन सा होता है, रिकॉल करें आप या अपना वीडियो रिपीट करके देखें। जो वृक्क का जो बाहर का हिस्सा होता है उसे हम वृक्क का कॉर्टेक्स भाग कहते हैं। तो जो वृक्क का कॉर्टेक्स भाग होता है उसमें से बोमेन कैप्सूल की तरफ जाती हैं। रिपीट कर देते हैं हम, धमनिकाएं जो कि कॉर्टेक्स से वृक्क के होते हुए बोमेन कैप्सूल की तरफ जाती हैं उन्हें एफरेंट धमनिका कहते हैं, जाती हैं, ठीक है। ये जो धमनिकाएं इसकी तरफ जा रही हैं इन्हें हम क्या कहेंगे, एफरेंट धमनिकाएं। और ये जो धमनिकाएं होती हैं और छोटी छोटी हिस्सों में बढ़ जाती हैं, इन्हें रक्त केशिकाओं का गुच्छा कहा जाता है जो कि बोमेन कैप्सूल में पाया जाता है। जो रक्त कोशिकाओं का गुच्छा जो बोमेन कैप्सूल में पाया जाता है इसे एफरेंट धमनिकाएं कहते हैं। धमनियां और फिर धमनिकाएं और फिर केशिकाएं, यानी धमनियां जो होती हैं साइज में बड़ी होती हैं और मोटी होती है, धमनिकाएं जो होती हैं वो छोटी होती हैं और सबसे पतली और महीन जो होती है वो कौन सी होती है, केशिकाएं होती हैं। तो धमनिका में कौन सा हुआ, जो कि एफरेंट धमनिका वो हुई जो कि बोमेन कैप्सूल की तरफ जा रही होती है। बोमेन कैप्सूल में जब होती हैं तब इसे हम एफरेंट धमनिका कहते हैं। एफरेंट धमनिका समीपस्थ कोशिकाओं से दूरस्थ कोशिकाओं की तरफ बढ़ती है, जैसे कि डायग्राम में देख रहे हैं आप, जो कि समीपस्थ कोशिकाओं से दूरस्थ कोशिकाओं की तरफ बढ़ती जाती हैं। दूरस्थ कोशिकाएं की तरफ होती है तब रक्त के छानने का कार्य हो चुका होता है। बोमेन कैप्सूल में रक्त के छानने का कार्य हो चुका होता है, मतलब उत्सर्जन का कार्य समाप्त हो चुका होता है और ऑक्सीजन का लेने देने का कार्य भी समाप्त होता है। यानी धमनियां जो होती हैं वह किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, शिराओं में शिरिकाओं में कन्वर्ट हो जाती हैं। शिरिकाएं जो आपस में होती हैं वहाँ पे शिराओं में मिल जाती हैं और जब बहुत सारी जो शिराएं जो दूरस्थ केशिकाओं से मिलकर बनी होती है, दूरस्थ केशिकाओं से क्या मिलकर बनी होती है, शिरिकाएं बनती हैं। शिरिकाएं जो होती है शिराओं में बदल जाती हैं और शिराएं जो होती है वृक्क शिरा में कन्वर्ट हो जाती है। हमने देखा वृक्क धमनी से हमने कहाँ तक आ गए, हम वृक्क शिरा तक आ गए और यह जो वृक्क शिरा है यह पृष्ठ महाशिरा से कहाँ पे जाएगी, हार्ट पे जाएगी। यानी कि आप देखिए एक जगह से दूसरी जगह हमारे शरीर में किस तरीके से लिंक होता है। उत्सर्जन तंत्र किससे लिंक हो रहा है, रक्त परिसंचरण तंत्र से लिंक हो रहा है। यह उत्सर्जन का कार्य केवल उत्सर्जन का कार्य ही है, परंतु यह परिसंचरण तंत्र से भी लिंक होता है। इसीलिए वृक्क का जो परिसंचरण तंत्र है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धमनियां, धमनिकाएं, केशिकाएं, शिरिकाएं, शिराएं और वृक्क शिरा, इस तरीके से इसका टोटली जो इसका ब्लड का सप्लाई होता है वह किस तरीके से होता है, पृष्ठ महाधमनी से वृक्क धमनी, वृक्क धमनी से शिरिकाएं धमनिकाएं जो कि बोमेन कैप्सूल में की तरफ जाती हैं तब इसे क्या बोलते हैं, एफरेंट धमनिका। बोमेन कैप्सूल में होती है तब इसे बोलते हैं एफरेंट धमनिका। उसके बाद ये समीपस्थ जो कोशिकाएं होती हैं, कुंडलित जो नलिका होती है उसमें जाती है। जब समीपस्थ कुंडलित नलिका में, ये दिखाया जा रहा है डायग्राम में, तो जब समीपस्थ कुंडलित नलिका में जाती है तब इसे समीपस्थ केशिकाएं कहती हैं। जब ये दूरस्थ कुंडलित नलिका में जाती है तब इसे क्या बोलते हैं, दूरस्थ केशिकाएं।
दूरस्थ कोशिकाएं मिलकर आपस में शिरिकाएं का निर्माण करती हैं, शिरिकाएं जो होती हैं शिराएं का निर्माण करती हैं, और बहुत सारी जब शिराएं मिलके होती हैं वृक्क शिरा का निर्माण करती है, जो कि रक्त को पृष्ठ महाशिरा में के द्वारा हृदय में भेजती है। जो शरीर में अवशोषण का कार्य होता है और जो उत्सर्जन का कार्य होता है वह किसके द्वारा होता है? बोमेन कैप्सूल के द्वारा होता है। तो शरीर के अंदर जो वृक्क का कार्य होता है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वृक्क के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं वह जो वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कहते हैं, इसका होना स्पेशली हम बात करते हैं। हालांकि शरीर के हर अंग का होना के आपस में अपना एक अलग ही इंपॉर्टेंस होती है, परंतु वृक्क के अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं वह ही शरीर के अंदर उत्सर्जन का कार्य प्रमुखता से निभाते हैं।